अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही दिलचस्प, जज्बाती और सबक आमोज कहानी। ये कहानी है धोखे से शुरू होने वाली एक शादी की, जहां एक लड़का अपनी ख्वाबों की दुल्हन के इंतजार में होता है, मगर शादी की रात जो कुछ होता है वो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। मोहब्बत, गुस्सा, जुल्म, सब्र, मेहनत और आखिर में एक खूबसूरत जीत की कहानी। अगर आपको ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं तो चैनल मलिक स्टोरी हब को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई कहानी की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया या आपकी अपनी जिंदगी में कोई ऐसा तजुर्बा है या नहीं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए चलो कहानी शुरू करते हैं। अहमद की आंखों में आज एक अजीब सी चमक थी, दिल में एक मीठी सी बेचैनी, क्योंकि आज की रात उसकी होने वाली दुल्हन सारा उसके घर में होगी। सारा, जो शहर की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी, ज़हीन और खूबसूरत लड़की समझी जाती थी। जब अहमद ने उसके वालिद से रिश्ता मांगा था तो मामला इतना सादा नहीं था। भारी जहेज के वादे, नौकरी की जमानत और लंबी लंबी बैठकों के बाद जाकर रिश्ता पक्का हुआ था। शादी ऐसी हुई कि पूरा मोहल्ला रंगों और रोशनियों से जगमगा उठा। लंबे थका देने वाले दिन के बाद जब तमाम रस्में मुकम्मल हो गईं तो अहमद अपने फ्लैट की तरफ बढ़ा। उसके सीने में धड़कनें तेज हो रही थीं। उसकी दुल्हन उसका इंतजार कर रही होगी। दुल्हन बेडरूम में बैठी थी, सर पर सुर्ख दुपट्टा ओढ़े, मुकम्मल दुल्हन के लिबास में। अहमद का दिल जोर जोर से धड़का। वो आहिस्ता से करीब आया और नर्म आवाज में बोला, आखिरकार मेरी सारा। उसने कांपते हाथों से दुपट्टा उठाया और उसकी सांस घूंट में अटक गई। ये चेहरा सारा का नहीं था। हाँ, सामने एक लड़की जरूर थी, मगर वो सारा जैसी पतली, स्टाइलिश और चांद सी लड़की नहीं, बल्कि एक सादा सी, भारी जिस्म वाली, बिल्कुल अनजान लड़की। अहमद 2 कदम पीछे हट गया, जैसे किसी ने उसके दिल पर खंजर घोंप दिया हो। गुस्से से उसकी आवाज गूंज उठी, तुम कौन हो? लड़की ने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी आंखों से मोतियों से आंसू गिर रहे थे। कांपती आवाज में बोली, मैं रूही हूं, सारा की छोटी बहन। अहमद का गुस्सा भड़क उठा। सारा कहाँ है? मैंने तो उसी से निकाह किया था। तुम सब ने मेरे साथ धोखा किया है। रूही की आवाज टूट रही थी। बराह करम मेरी बात सुनिए, धोखा सिर्फ आपको नहीं, मुझे भी मिला है। अहमद गरजा, साफ साफ कहो। रूही ने दिल में दबे हुए कांटे निकालते हुए बोलना शुरू किया। सारा किसी और से मोहब्बत करती थी, एक अमीर लड़का जो बैरूने मुल्क नौकरी करता है और बहुत पैसा कमाता है। जब आप आए तो अब्बू को लगा कि ये रिश्ता हमारे खानदान की इज्जत बढ़ाएगा। सारा ने इनकार कर दिया, कहा कि वो मर जाएगी मगर आपके साथ नहीं रहेगी, मगर किसी ने उसकी ना सुनी। शादी से 1 दिन पहले वो अपने महबूब के साथ भाग गई, एक खत छोड़ गई कि वो कभी वापस नहीं आएगी। अहमद को लगा जैसे जमीन उसके पांव तले से निकल गई हो। वो सिर्फ धोखे का शिकार नहीं हुआ था, बल्कि उसने एक ऐसे निकाह की कीमत अदा की थी जिसकी दुल्हन ही गायब थी। और तुम? उसने गुस्से में पूछा, तुमने हामी क्यों भरी? रूही के आंसू तेज हो गए। क्योंकि मैं भी कैदी थी। अब्बू ने कहा, तुम छोटी हो, सादा हो, तुम्हें कौन मांगेगा, ये हमारे घर का आखिरी मौका है। उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं सारा का लिबास पहनूं, उसकी जगह बैठूं और चुप रहूं। रूही ने सीधा उसकी आंखों में देखा। आंखों में इल्तिजा, डर और मोहब्बत की आखिरी उम्मीद थी। मैं जानती हूं कि मैं वो नहीं हूं जिसे आप चाहते थे, मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर आपने मुझे वापस भेज दिया तो वो मुझे मार डालेंगे। मेरी इज्जत बचा लीजिए, अल्लाह आपको इसका सिला देगा। मैं आपकी बीवी नहीं, आपकी नौकरानी बनकर रह लूंगी। बस मुझे पनाह दे दीजिए। कमरा खामोश हो गया। अहमद पत्थर की तरह खड़ा रहा। फिर उसकी आवाज आई, तेज और सख्त, तुम्हारी बात मैंने सुन ली। आज की रात तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी, मगर खुश मत होना, ये सब मैंने तुम्हारी खातिर नहीं किया, ये सब मैंने सिर्फ अपने लिए किया है। अहमद की आवाज ठंडी थी। मैं पूरे मोहल्ले को ये तमाशा देखने नहीं दूंगा कि शादी की रात अहमद को कैसा धोखा मिला। मैं किसी की हंसी का निशाना नहीं बनूंगा। तुम नौकरानी ही समझो, मगर एक बात याद रखना, तुम मेरी बीवी कहलाओगी, मगर मैं तुम्हें कभी अपनी बीवी नहीं मानूंगा। सुबह की पहली किरण के साथ दरवाज़ा खुला। अहमद की माँ जरीना नाश्ते का ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई।
जैसे ही उनकी नज़र रूही पर पड़ी, उनके चेहरे पर शिकन पड़ गई। अहमद, ये सारा नहीं है, ये तो इसकी छोटी बहन है ना? अहमद ने फौरन बात संभाल ली। आवाज में फौलाद जैसा सुकून था। हाँ मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये सारा नहीं, रूही है, और यही वो लड़की है जिसे मैंने अपने लिए चुना है। उसने रूही के कंधे पर हाथ रखा और बोला, हमने सारा का रिश्ता मांगा था, मगर मुझे पता चला कि वो अभी तैयार नहीं। मुझे एक समझदार, घर संभालने वाली औरत चाहिए थी, और वो मुझे रूही में मिली। हमने बड़ों की रजामंदी से ये फैसला किया। अहमद ने धोखे को अपना फैसला बना दिया और खुद को धोखा खाया हुआ नहीं, बल्कि दूरंदेश इंसान साबित किया। जरीना ने लंबी सांस ली। अच्छा किया मेरे बेटे, अकल औरत का असली जेवर है, हुस्न तो हवा की तरह बदलता रहता है। वो चली गई। अहमद भी दरवाजे तक गया, मगर जाने से पहले उसके लहजे में एक खामोश तलवार थी। गलत फहमी में मत रहना, मैंने ये सब तुम्हारी वजह से नहीं किया। मैंने अपना नाम बचाया है उस बदनामी से जो तुम लेकर आई हो। इस घर में रहोगी मगर नौकरानी की तरह, समझौते की बीवी नहीं। कमरा खाली हुआ। रूही बाहर निकली। आंगन में जरीना खड़ी थी, ठंडी, कठोर और इंतजार करती हुई। उसने तंज किया, वाह मजबूत दीवार मुबारक हो, तुमने मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ खड़ा कर दिया। फिर हुक्मों की लंबी फहरिस्त शुरू हो गई। कल से मुर्गे से पहले उठना, दूर वाले बाजार से सब्जी लाना, घर का कुछ तुम नहीं छूना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, सफाई, सब तुम्हारी जिम्मेदारी। मेरे पोतों की परवरिश कोई सादा औरत नहीं करेगी। रूही ने सर झुकाकर सब सुना। ये काम 10 आदमियों के बराबर था। उसने मुश्किल से फुसफुसाया, जी समझ गई। उसे पता था कि अपने वालिद के झूठ, बहन के भागने और एक ऐसे शौहर के अहंकार की कीमत उसे ही चुकानी पड़ेगी। उस रात उसने स्टोर रूम में नींद काटी। ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक उतर रही थी। वो घुटनों को सीने से लगाकर बैठी रही, खामोश, अकेली। अगला दिन उसके इम्तिहान की शुरुआत था। दूर बाजार जाना, भारी बैग उठाना, कीचड़ भरा रास्ता, नाजुक हाथों में छाले पड़ना। ऊपर की बालकनी से अहमद सब देख रहा था। उसने उसे लड़खड़ाते देखा, उसके फटे हुए हाथ, और मन में हल्की सी टीस उठी। वो जानता था कि उसकी माँ कठोर है, मगर ये तो खुला बदला था। उसने दिल को ठंडा किया, यही मुस्तहिक है। मगर फिर भी उसकी थकी हुई चाल, खून से भरे हाथों की तस्वीर उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी। जरीना उसे गिराना चाहती थी, मगर वो अनजाने में उसे तराश रही थी। रूही का भारी जिस्म पिघलने लगा। सख्त मेहनत, कम खाना, सब कुछ बदल रहा था। उसके पुराने कपड़े ढीले पड़ गए, उसकी चाल हल्की हो गई। अहमद अब उसे अनदेखा नहीं कर पाता था। वो उसे अलग नज़र से देखने लगा। वो उसे अक्सर कोने में बैठकर बचा खुचा खाना खाते देखता, चुपचाप, बिना शिकायत। एक दिन वो ऑफिस से जल्दी लौटा। बालकनी के पास उसकी नज़र उस पर पड़ी। वो धूप में बैठी थी, चेहरा फीका, हाथों में खुश्क रोटी का छोटा टुकड़ा। वही उसके रात का खाना था। उसके सामने एक दुबली पतली बिल्ली कांप रही थी। रूही ने अपनी खुश्क रोटी को पानी में भिगोया, 2 हिस्सों में तोड़ा, बड़ा हिस्सा बिल्ली के आगे रख दिया और खुद सिर्फ छोटे टुकड़ों से पेट भरने की कोशिश कर रही थी। अहमद दूर खड़ा ये सब देख रहा था, बिल्कुल जड़। जिस औरत के साथ घर में जानवरों जैसा सुलूक होता था, जो दिन रात पत्थर की तरह काम करती थी, जो खुद मुश्किल से खाती थी, वही औरत अपनी भूख से ज्यादा एक भूखी बिल्ली की तकलीफ महसूस कर रही थी। उसके सीने में कुछ तेज सा चुभा। ये गुस्सा नहीं था, ये शर्म थी। उसी शाम जरीना रसोई में चीख रही थी कि आटा जल्दी खत्म हो रहा है। इस हंगामे के बीच कई हफ्तों बाद पहली बार रूही की धीमी दबी हुई आवाज सुनाई दी, अम्मी, अगर हम मजदूरों की रोटी के लिए सफ़ेद आटे में थोड़ा जौ मिला दें तो रोटी ज्यादा पेट भरेगी और हमारा आधा गेहूं बच जाएगा। जरीना ने ऐसे देखा जैसे किसी भिखारी ने हुक्म दे दिया हो, कब से तुम भंडार के काम समझने लगी, चुप रहो और आटा गूंधो। मगर तभी अहमद की आवाज आई, सख्त, साफ और फैसलाकुन, रुको अम्मी। उसने रूही को एक अनोखी नजर से देखा, फिर बोला, वो ठीक कह रही है, जौ सस्ता है और पेट भी ज्यादा भरता है, कल से ऐसा ही होगा। ये पहली बार था कि किसी ने उसके ख्याल को सुना था और उस पर यकीन भी किया था। जरीना के चेहरे पर नफरत की एक नई लकीर उभर आई। रूही पहली बार किसी बात में जीत गई थी और ये जरीना को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगली सुबह जरीना का गुस्सा अब एक मीठी जहरीली चाल में बदल चुका था। वो अजीब तरह से खामोश थी। आज तुम दूर वाले बाजार मत जाना, उसने नरम आवाज में कहा, न लकड़ी लाने की जरूरत है। रूही हैरान थी। शुक्रिया अम्मी। जरीना ने झूठी कांपती आवाज में कहा, अरे नहीं, अहमद ने मुझ पर हुक्म चलाया है कि तुम आराम करो,
मैं अपने बेटे को नाराज नहीं कर सकती। तुम अब मेम साहब हो, आराम करो, मैं तुम दोनों की खिदमत करूंगी। उसकी मुस्कुराहट चमक रही थी, मगर आंखों में आग थी। कुछ दिन बाद अहमद ने रात के खाने की बड़ी जिम्मेदारी रूही को दे दी। उसने एक बड़ा फायदेमंद सौदा किया था और ताजरों को खाने पर बुलाया था। रूही का दिल धड़क उठा। वो स्टोर रूम भागी और जम गई। भंडार तकरीबन खाली था। जरीना ने जानबूझकर सब कुछ खत्म कर दिया था। न गोश्त, न अच्छे चावल, न बढ़िया मसाले, सिर्फ जौ, दाल, कुछ मुरझाई सब्जियां और पनीर का एक सख्त टुकड़ा। ये ताजरों का खाना नहीं था, ये तो किसी गरीब का सादा दोपहर का खाना था। रूही की आंखों से आंसू निकल पड़े, मगर फिर उसकी नज़र जौ के बोरे पर पड़ी और उसके दिमाग में एक चिंगारी जली। मुझे कुछ बेहतरीन बनाना है, चाहे जो हो। वो फौरन काम में जुट गई। उसका जादू शुरू हुआ। पहले मसाले, बागीचे से पुदीना, रोजमेरी और जंगली अजवाइन के ताज़ा पत्ते तोड़े। दूसरा, सूप। दाल को धोकर एक मुरझाई प्याज के साथ चूल्हे पर रखा। धीमी आंच पर महक फैलने लगी। तीसरा, रोटी। बचा हुआ थोड़ा सफ़ेद आटा, उसमें सख्त पनीर कद्दूकश करके मिलाया, जंगली अजवाइन डाली, एक खुशबूदार शाही ब्रेड तैयार करने लगी। चौथा, मरकजी पकवान। जौ को सब्जियों के साथ धीमे धीमे पकाया, जड़ी बूटियां और थोड़ा तेल मिलाया, और ये जौ अब जौ नहीं रहा, ये एक क्रीमी खुशबू से भरी रिजोटो जैसी शानदार डिश बन गया। अहमद अपने मेहमानों को लेकर आंगन में दाखिल हुआ। जरीना वहां चारपाई पर बैठी थी। उसने ठंडे लहजे में पूछा, वो कहाँ है? जरीना ने बनावटी सुकून से कहा, स्टोर में है, इंतजाम कर रही है। ताजिर आकर बैठ गए। कमरा भारी खामोशी से भरा हुआ था। फिर रूही अंदर आई। उसने पहली ट्रे रखी, दाल का सूप जिससे धुआं उठ रहा था और खुशबू हवा में फैल रही थी। रूही ने धीमी सधी हुई आवाज में कहा, यह गर्माहट का सूप है, थकान दूर कर देगा। फिर दूसरी ट्रे रखी, बिल्कुल ताज़ा हल्की करकरी ब्रेड जिसमें कद्दूकश किया पनीर और जंगली अजवाइन मिली थी। आखिर में मरकजी डिश रखी, जौ का एक क्रीमी खुशबू से भरा प्याला, ऊपर ताज़ा पुदीने के पत्ते रखे हुए। कमरा सन्नाटे में था। ताजिर, जिन्हें भारी भरकम भुने गोश्त की आदत थी, इस सादे से खाने को देखकर हैरान थे। अहमद के माथे पर ठंडा पसीना छा गया। वो बुरी तरह घबरा रहा था। बूढ़े ताजिर ने चम्मच उठाया, सूप को आहिस्ता हिलाया, सूंघा और मुंह में रखा। 1 लम्हा, 2 लम्हे, फिर उसने आंखें बंद कर ली और भारी आवाज में बोला, या अल्लाह। उसने दूसरा चम्मच लिया, फिर तीसरा। ये दाल नहीं, ये पिघला हुआ सोना है। ये रेशम जैसा नर्म है और इसका जायका मुझे अपने बचपन के घर की याद दिलाता है। बाकी ताजरों ने राहत की सांस ली और जोश से खाना शुरू किया। फिर ब्रेड की बारी आई। वो इतनी हल्की और खुशबूदार थी कि बूढ़ा ताजिर खड़ा हो गया, और वो किसी के लिए खड़ा नहीं होता था। उसने रूही की तरफ देखा, ए मेम साहब। रूही घबराकर सर उठा पाई। मुझे नहीं पता तुम्हारे शौहर तुम्हें कहाँ से लाए, मगर वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी है। फिर उसने अहमद की तरफ मुड़कर कहा, बेटे, तेरी असली दौलत वो गेहूं नहीं जो तूने आज हमें बेचा है। तेरी दौलत ये औरत है जो मिट्टी को सोना बना सकती है और जौ को महफिल का शहंशाह बना सकती है। यही तुझे शहर का सबसे अमीर आदमी बनाएगी। मेहमान हंसी और दुआओं के साथ चले गए। अहमद बीच कमरे में खड़ा रहा, खाली पेटों को घूरते हुए। जरीना दरवाजे पर मूर्ति की तरह जम गई थी। उसके चेहरे पर हार की साफ निशानी थी। अहमद चुपचाप बाहर निकला, अपनी मां को नजरअंदाज करते हुए। रूही उसके पीछे पहुंची। वो मुड़ा। उसकी आंखों में एक अलग ही नरमी थी। कैसे? उसकी आवाज धीमी और हैरानी से भरी थी। रसोई तो खाली थी, फिर तुमने इतना बेहतरीन खाना कैसे बना लिया? रूही ने बहती हुई हवा जैसी शांत आवाज में कहा, जो कुछ भी बचा हुआ था उसी से बना दिया। आपका घर भूखा न रहे, बस यही चाहा। अहमद उसे देर तक देखता रहा। ये वही औरत थी जिसे उसने सादा कहकर नजरअंदाज किया था, जिसे नौकरानी जैसी जिंदगी दी गई थी, मगर अब वो मेहनत से तराशी हुई पतली, मजबूत, खूबसूरत औरत थी, बाहर भी और अंदर भी। अहमद ने आहिस्ता से अपने कमरे की तरफ इशारा किया। मैंने गलती की। उसकी आवाज टूट रही थी। गलती की जब मैंने सोचा कि कीमत हुस्न में है। गलती की जब मैं चुपचाप जुल्म देखता रहा। ये घर तुम्हारा है, न गेस्ट रूम न स्टोर रूम। उसने गहरी सांस ली और फिर कहा, वो बात जिसकी उम्मीद रूही ने कभी भी नहीं की थी। क्या तुम इस घर की मालकिन और मेरे दिल की मालकिन बनना कबूल करोगी? रूही ने आंखें बंद कर लीं। उसके पतले खूबसूरत चेहरे पर एक थकी हुई मगर जीत से भरी मुस्कुराहट फैल गई। यही उसकी जीत थी। कभी कभी जिसे हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुल्म समझते हैं, वही हमारा असली रूप, हमारी असली ताकत और हमारी असली जगह उजागर करने का रास्ता बन जाता है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? दिल को छू गई ना? कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि रूही की जीत ने आपको कैसा महसूस कराया। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और अगली कहानी का इंतजार करें।